टू अगेन मैच जीएस। दोस्तों, एक बार मैं फिर लेकर आया हूँ नया टॉपिक, रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस टॉपिक से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं। हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर लास्ट में सारे स्टेट के पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो लोग अभी नए नए इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ रॉलेट एक्ट। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था, क्यों रॉलेट एक्ट को लाया गया था। उसके बाद जब रॉलेट एक्ट लाया जा चुका था तब इंडिया ने रॉलेट एक्ट के विरोध में किस प्रकार से रिस्पांस किया। उसके बाद फिर जालियांवाला हत्याकांड हुआ, उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर एट लास्ट हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीएससी में आए हों, बीपीएससी में आए हों, यूपी पीसीएस में आए हों, एमपी पीसीएस में आए हों या अदर्स स्टेट के पीसीएस में आए हों, एसएससी में आए हों, सबको लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज रॉलेट एक्ट? एक्चुअली रॉलेट एक्ट जो था एक प्रकार का क्या था, काला कानून था। तो अब रॉलेट एक्ट लाने का कारण क्या था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेके 1918 के बीच में चल रहा था, तो इस दरमियान एक सुरक्षा अधिनियम 1915 कानून लागू था। इस कानून के अनुसार लोगों को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था। भाषण देने का अधिकार नहीं था। यह कानून क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए भारत में लागू किया गया। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था, तो ऐसे में सुरक्षा अधिनियम कानून भी समाप्त होने जा रहा था। इसलिए सरकार को एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जिसके द्वारा सारी क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रीय आंदोलन का दमन किया जा सके। अब जो भी लोग सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते या क्रांतिकारी गतिविधियां करते तो उनके ऊपर राजद्रोह का इल्जाम लगाया जाता और राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता। तो ऐसी स्थिति में सेडिशन चार्ज की जरूरत पड़ती, तो इसलिए सेडिशन चार्ज अप्लाई करने के लिए सेडिशन कानून की जरूरत पड़ती। इसलिए तब इसके लिए एक सेडिशन कमेटी की गठित किया गया। और चूंकि सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह, इसलिए जो सेडिशन कमेटी गठित किया गया, यानी कि राजद्रोह समिति गठित किया गया, ताकि सेडिशन चार्ज के लिए नया कानून बनाया जा सके। इस सेडिशन कमेटी का काम था कि एक ऐसा कानून बनाने का सरकार को सुझाव दे जिसमें भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त किया जा सके और राष्ट्रीय आंदोलन का दमन किया जा सके। तब सेडिशन कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार के मंत्री को दे दिया, जिसे रॉलेट कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। रॉलेट कमेटी रिपोर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि सेडिशन कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस सिडनी रॉलेट ने किया था, इसलिए सेडिशन कमेटी को रॉलेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट को रॉलेट कमेटी रिपोर्ट कहा जाता है। अब सेडिशन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर फिर 18 मार्च 1919 को लेजिस्लेटिव काउंसिल से रॉलेट एक्ट पास हो गया। अब ये एक प्रकार का कानून बन गया। अब ये कानून भारतीय अंग्रेजी सरकार को या गवर्नर को या प्रांतीय सरकार को एक स्पेशल पावर देता था, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में मदद करता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। तो सेडिशन का मतलब क्या होता है? सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, इसलिए राजद्रोह कमेटी गठित किया गया, यानी सेडिशन चार्ज के लिए सेडिशन कमेटी गठित किया गया, ताकि सेडिशन चार्ज के लिए जो एक स्पेशल टाइप का कानून का जरूरत पड़े, इसलिए सेडिशन कमेटी गठित किया गया, इसलिए इसका नाम सेडिशन कमेटी ही पड़ा। ये जो रॉलेट एक्ट जो था, ये सुरक्षा अधिनियम का ही एक विस्तृत कानून था। रॉलेट एक्ट का जो सरकारी नाम था द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 था। इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया और इसके अंतर्गत किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाला जा सकता था। अब इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून क्यों कहा गया? जब रॉलेट एक्ट पास हो गया तब ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। फिर किसी पर राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापित किया जाता था। उसके बाद राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार हो गया था। बिना जूरी का मतलब क्या हो गया? बिना वकील के।
उसके बाद मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। यानी कि ये कानून क्या हो गया, बिना अपील का हो गया। सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। इसीलिए इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। अब रॉलेट एक्ट लाने का कारण क्या था? एक कारण तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि सुरक्षा अधिनियम 1915 की अवधि अब समाप्त होने वाली थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 में जो चला तो अब समाप्त होने वाला था। इसके साथ समाप्त होने से ही फिर सुरक्षा अधिनियम भी समाप्त हो जाता। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने और उसे कुचलने के लिए ये सुरक्षा अधिनियम कानून बहुत जरूरी था भारतीय सरकार के लिए। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चल रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस दरमियान में क्या हो गया था, अनाज के मूल्य में बहुत वृद्धि हो गया था, जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष की भावना थी। महंगाई और गरीबी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, इसकी वजह से भी भारतीयों में असंतोष की भावना थी। फिर 1918 में फ्लू महामारी, जिसमें लगभग 13 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी, तो सरकार ने इसके लिए कोई भी राहत का कार्य नहीं किया, तो इसके लिए भी भारतीयों में असंतोष की भावना थी। भारतीयों को स्वराज ना देना, यानी कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तब ये अंग्रेज जो हैं हम लोगों को कुछ ना कुछ शासन करने का अधिकार दे देंगे, हम लोगों को स्वराज दे देंगे ताकि हम लोग भी शासन कर सकें। फिर क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना था, इसके लिए भी रॉलेट एक्ट लाना था। उसके बाद जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया, यानी भारत में शासन अधिनियम जो आया था, उस अधिनियम से भी भारतीयों में क्या थी, असंतोष की भावना थी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीयों में पूरा असंतोष की भावना थी। तो कहीं भारतीय लोग विद्रोह ना कर दें, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा ना कर दें, बहुत बड़ा क्रांतिकारी गतिविधियां ना कर दें, इसलिए इन सब गतिविधियों का दमन करने के लिए, समाप्त करने के लिए, कुचलने के लिए ही रॉलेट एक्ट को लाया गया था। तो जो सुरक्षा अधिनियम का जो विस्तृत रूप है, जो सुरक्षा अधिनियम 1915 का जो कानून था, और इसका विस्तार कर दिया गया किसमें, रॉलेट एक्ट में। फिर तब 10 दिसंबर 1917 को रॉलेट एक्ट एक कमेटी गठित किया गया। तो कब किया गया था, 10 दिसंबर 1917 में, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो रॉलेट कमेटी थी उसका क्या काम था, तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनसे निपटना था। तो इसके लिए रॉलेट कमेटी ने लगभग 4 महीने तक तहकीकात किया, और तहकीकात के बाद फिर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और वह रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 को भारत के मंत्री के सामने प्रस्तुत किया था। और फिर इसी दिन यानी 15 अप्रैल 1918 को ही यह रिपोर्ट भारत में भी प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो भारत में जो छुटपुट क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसका बहुत बड़ा उग्र रूप में इसे प्रस्तुत किया गया, जबकि बहुत बड़ा उग्र रूप क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं चल रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा ही उग्र बढ़ा चढ़ा कर इस रिपोर्ट में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रस्तुत किया गया या पेश किया गया। फिर इस रॉलेट कमेटी रिपोर्ट में सुझाया गया 2 प्रकार के कानून के लिए। एक कानून था वो विथड्रॉ कर लिया गया, और दूसरा जो कानून था उस कानून में ये बताया गया कि संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी करें और उन्हें बिना कारण बताए आप उसे गिरफ्तार कर लें। रॉलेट कमेटी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था। फिर 18 मार्च 1919 को ये जो रॉलेट कमेटी का जो रिपोर्ट था, यह रिपोर्ट फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिर पेश किया गया, और वहां पर प्रत्येक भारतीयों के विरोध के बावजूद भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह रिपोर्ट पास कर गया। जब यह रिपोर्ट और जब यह बिल पास हुआ तो यह फिर रॉलेट एक्ट कहलाया, यानी अब ये एक रॉलेट कानून बन गया। और इसी रॉलेट एक्ट का जो डॉक्यूमेंट्री नाम है या सरकारी नाम है या जो दस्तावेजी नाम है वो अनआर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 है, यानी आतंकवादी अपराध अधिनियम 1919। इसी एक्ट को फिर काला कानून कहा गया, जिसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। यह काला कानून भारतीयों के द्वारा कहा गया था। अब जो ये रॉलेट एक्ट तो इंट्रोड्यूस्ड हो गया, अब ये कानून बन गया, तब इस कानून के विरोध में तब भारतीयों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने फिर रॉलेट सत्याग्रह करने का निश्चय किया। तब गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को एक सत्याग्रह सभा का गठन किया, और इस सत्याग्रह सभा में होम रूल लीग के जितने भी सारे युवा सदस्य थे सबको शामिल किया गया और सबको सदस्य बनाया गया इस सत्याग्रह सभा का। फिर गांधी जी ने इस सत्याग्रह सभा को और इस सत्याग्रह को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे उनसे कहा कि गांव जाकर इस
सत्याग्रह का भी प्रचार करो और लोगों को इस सत्याग्रह से जोड़ो, क्योंकि ओरिजिनल जो भारत है वो गांव में ही बसता है। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में अपनाए गए सत्याग्रह रूपी हथियार का प्रयोग एक बार फिर गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में करने का निश्चय किया। फिर 24 फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा में ज्यादातर होम रूल लीग के युवा सदस्य थे। इस सत्याग्रह में अधिक से अधिक जनता को शामिल करने के लिए गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से गांव में जाने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि भारत वहीं बसता है। फिर 1919 में मार्च और अप्रैल के महीने में पूरे भारत में हड़ताल में काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली में 30 मार्च 1919 को आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। सत्याग्रह एक्चुअली 6 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया था। जब ये रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया तब मोहम्मद अली जिन्ना ने और मदन मोहन मालवीय ने लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। जुलूस और प्रदर्शन और हिंसा ये तीनों भारत में बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो गया, जिसमें से कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, लाहौर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इसमें से अमृतसर और लाहौर में बहुत ही ज्यादा अत्यधिक प्रचंड रूप से हिंसा स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जो हिंसा हो रहा था तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था। गांधी जी ने कोशिश किया पंजाब में जाकर इन हिंसाओं को कंट्रोल करने का, लेकिन फिर गांधी जी को फिर बैक टू मुंबई कर दिया गया और फिर गांधी जी का और कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का पंजाब के परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसमें एक बहुत बड़ा कांड हो गया। उस कांड का नाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें क्या हुआ था, पंजाब के 2 बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था, तो माइकल ओडायर ने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी करने का आदेश दे दिया डिप्टी कमिश्नर को। तब डिप्टी कमिश्नर ने 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नजरबंद कर दिया। फिर इसके बाद इन दोनों को पंजाब से बाहर भेजने के लिए भी साजिश किया जाने लगा। तब पंजाब में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को प्रदर्शन और जुलूस स्टार्ट हो गया। अब इस जुलूस को रोकने के लिए जो अंग्रेज सिपाही जो थे या पुलिस थे, उन्होंने गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए और साथ ही साथ 5 पुलिसकर्मी भी मारे गए। तब क्या हुआ कि सरकार बौखला गई। तब बौखलाहट में सरकार ने पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो कानूनी व्यवस्था था, ये सारा का सारा कानूनी व्यवस्था ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथ में दे दिया। यानी ब्रिगेडियर जनरल डायर का नाम क्या था, R.E.H. डायर, रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर इसका पूरा नाम था। यानी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर इसका पूरा नाम था। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर ने फिर क्या किया, उस समय फिर पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग में जमा होने लगे थे और बहुत सारे लोग फिर वैशाखी का त्योहार मनाने के लिए भी जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। तो लगभग 20,000 लोग से भी ज्यादा जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे और बहुत सारे लोग जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भी सरकार के विरुद्ध विरोध सभा शांतिपूर्ण कर रहे थे। तो ये जो जालियांवाला बाग में जो लोग जमा थे, लगभग सुबह 9 बजे ही जनरल डायर ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था और लगभग 4 बजते बजते क्या हुआ था कि इस जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। तब जनरल डायर ने इसे सरकार की आज्ञा का अवहेलना समझा और तब फिर वह बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जालियांवाला बाग में प्रवेश करने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि गली जो था वो बहुत पतला था, इसलिए बख्तरबंद गाड़ी अंदर नहीं जा सकता था और बख्तरबंद गाड़ी में मशीन गन था। तो अगर बख्तरबंद गाड़ी मशीन गन समेत अंदर चला जाता, जालियांवाला बाग में बहुत सारे जो लोग मारे गए थे वो अब 1000 में चले जाते। पैदल सैनिक की टुकड़ी को फिर जालियांवाला बाग में भेजा गया। तो जब जालियांवाला बाग में जब सैनिक की टुकड़ी गई तो जालियांवाला बाग 3 जगह से घिरा हुआ था, 3 जगह से मकान से घिरा हुआ था और जालियांवाला बाग में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था। इसी रास्ते पर जो पैदल सैनिक की टुकड़ी थी वो खड़ी होकर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस फायरिंग में लगभग 379 लोग मारे गए थे। लगभग 1650 राउंड जो फायरिंग हुआ था और ये लगभग 10 मिनट तक फायरिंग होता रहा था और तब तक फायरिंग होता रहा जब तक कि गोली समाप्त नहीं हो गया।
ऑफिशियली डेटा के अनुसार तो 379 लोग मारे गए, लेकिन अगर अनऑफिशियली डेटा के अनुसार देखा जाए तो लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग इसमें हताहत हुए थे, इसमें मारे गए थे। 9 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नजरबंद कर दिया था। फिर 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को जबरदस्ती पंजाब से बाहर भेजने का विरोध कर रहे थे। विरोध करे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। भविष्य में किसी प्रकार का भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और पंजाब में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी को सौंपी गई। फिर 13 अप्रैल को डायर ने घोषणा की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर ना जाएं और समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस प्रदर्शन ना करें। फिर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। स्थानीय नेता ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा आयोजन किया था। जनरल डायर ने इसे सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर कर बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और तब तक गोलियां चलाई जब तक कि गोली समाप्त ना हो गई। तो अब जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में इन्हें नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी लौटा दी अंग्रेज को। और जो ये नाइटहुड की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी, ये 3 जून 1915 को मिली थी। और नाइटहुड की उपाधि जिसको मिल जाती है तो वह अपने नाम के पहले सर लगा सकता था। फिर गांधी जी ने भी 1921 में कैसरे हिंद की जो उपाधि उनको मिली थी, उन्होंने 1921 में लौटा दिया था। तो गांधी जी को कैसरे हिंद की जो उपाधि मिली थी 1899 से 1902 के बीच में साउथ अफ्रीका में बेओर का युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध में गांधी जी स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम किए थे और घायलों की मदद किए थे। इसलिए 1 जनवरी 1915 को गांधी जी को कैसरे हिंद से क्या किया गया था, नवाजा गया था। शंकर नायर ने भी जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा का मार्ग अपना लिया था और 18 अप्रैल 1919 को तब गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में उधम सिंह भी मौजूद थे। उधम सिंह ने ये जालियांवाला हत्याकांड को अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा था, इसलिए उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। और फिर 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह को मौका मिला। 13 मार्च को लंदन के कॉक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर भाषण देने के लिए आए थे रॉयल सोसाइटी की तरफ से, और उस समय फिर उधम सिंह ने 2 गोलियां माइकल ओडायर को मारी थी और उसी समय माइकल ओडायर की तत्काल मृत्यु हो गई थी। गोली मारने के बाद उधम सिंह फिर वहां से गए नहीं थे, उन्होंने फिर अपना गिरफ्तारी दे दिया। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। 13 मार्च का दिन था और एक था 13 अप्रैल का दिन, तो दोनों से यहाँ जो है डेट मैच करा, इसलिए याद करने में आसानी होगा। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था। अब क्या हुआ, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इस हत्याकांड ने बहुत सारे अंग्रेजों को भी अचंभित किया था और फिर बहुत सारे भारतीयों द्वारा फिर भारत की सरकार पे बहुत बड़ा प्रेशर दिया जाने लगा। तब भारत के सचिव एडवन मॉन्टेग्यू ने एक कमेटी गठित करने का भारत सरकार को ऑर्डर दिया और 14 अक्टूबर फिर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी गठित किया। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड विलियम हंटर थे। लॉर्ड विलियम हंटर ने ही इस कमेटी की अध्यक्षता की, इसलिए इस कमेटी का नाम हंटर आयोग या हंटर कमीशन कहा गया। हंटर कमीशन में 8 मेंबर थे, जिनमें से 3 जो थे वो भारतीय थे। तो पहले भारतीय सर चिमन लाल हरीलाल सीतलवाड़ा थे, उसके बाद अधिवक्ता सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे, उसके बाद अधिवक्ता पंडित जगत नारायण थे। तो ये 3 लोग जो थे वो हंटर कमीशन के सदस्य थे और 5 अंग्रेजी सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे हंटर कमीशन के। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी
कमेटी के गठन की घोषणा की, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। विलियम हंटर स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर थे। इस आयोग का उद्देश्य मुंबई, दिल्ली, पंजाब में हुए उपद्रव के कारणों की जांच करना और उनसे निपटने के सुझाव सुझाना था। हंटर आयोग के सदस्यों में से 3 भारतीय, सर चिमनलाल, अधिवक्ता पंडित जगत नारायण और अधिवक्ता सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान भी शामिल थे। मार्च 1920 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई। फिर युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने इस हंटर कमीशन रिपोर्ट की समीक्षा की। विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन में इस घटना को शैतानी कार्य कहा। भारत सरकार थी, उसने क्या किया, जनरल रेजिनॉल्ड डायर को प्रोटेक्शन दे दिया। तो ये प्रोटेक्शन किस एक्ट के तहत दिया था? इंडेमनी एक्ट के तहत। सरकार ने जनरल डायर को इंडेमनी एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दे दिया। तब इंडेमनी एक्ट क्या होता है? इंडेमनी एक्ट एक प्रकार का कानून है। ये कानून जो अंग्रेज जो अधिकारी होते थे उनको सुरक्षा प्रदान के लिए बनाया गया था। यानी अगर किसी अंग्रेज अधिकारी से कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो जाए या कोई इलीगल काम हो जाए तो उसे बचाने के लिए ही ये इंडेमनी एक्ट लाया गया था। इसलिए इस इंडेमनी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग एक्ट भी कहते हैं या व्हाइट वॉशिंग बिल कहते हैं। सरकार ने जनरल डायर के विरुद्ध कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। फिर ब्रितानी लोकसभा ने जनरल डायर को ब्रिटिश राज्य का शेर का, अखबारों में भी जनरल डायर को ब्रिटिश राज्य का या साम्राज्य का रक्षक माना। फिर मान की तलवार की उपाधि देकर इसे सम्मानित किया। मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसने निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्यों की निंदा की। इंग्लैंड के तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट समीक्षा करने का कार्य सौंप दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन में विंस्टन चर्चिल ने इस घटना को शैतानी कार्य कहा। इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्रवाई शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शक्तिपूर्ण अधिनियम यानी इंडेमनिटी एक्ट पारित कर दिया, जिसे व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया। हालांकि हंटर कमेटी ने जनरल डायर के खिलाफ कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। जनरल डायर को अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों में इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लोकसभा ने इसे ब्रिटिश राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवा के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि प्रदान की। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी गठित की, जिसे तहकीकात कमेटी कहा जाता है। इस तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे और इसके अन्य जो सदस्य थे वो महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, जस्टिस अब्बास तैयब जी थे एवं पुपुल जयकर थे। इस तहकीकात कमेटी की मांग थी कि दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो इस कांड में जो मारे गए हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य गांधी जी को सौंपा गया था। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने इस सत्य और अहिंसा के मार्ग का विरोध कुछ सुधारवादी नेताओं की ओर से भी किया गया, जिसमें सर D.E. वादी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 99 को ही सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। तो मॉन्टेग्यू कौन था? तो भारत का सचिव था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने जनरल डायर से कहा, तुम्हारी कार्रवाई ठीक है, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। जालियांवाला बाग को जल्ला के द्वारा निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम जालियांवाला बाग पड़ा। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने भी जनरल डायर का सहयोग किया था। महात्मा गांधी ने बोअर युद्ध के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1921 में वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कब त्यागी थी? 30 मई
19। अब यहाँ पे गांधी जी का कुछ बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा स्मॉल सा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो गांधी जी की शादी 1883 ईस्वी में हुई थी। इनकी 13 वर्ष की आयु में शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से, और कस्तूरबा गांधी गांधी जी से 1 साल बड़ी थी। 1885 में गांधी जी को संतान की प्राप्ति हुई, परंतु ये संतान ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रही। उसके बाद 1888 ईस्वी में गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, और 1891 में बार काउंसिल के कहने पर गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके भारत लौटे। 1892 ईस्वी में गांधी जी ने राजकोट में वकालत करने की कोशिश की, उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन उनका वकालत जो था वो खास प्रैक्टिस चला नहीं। 1893 ईस्वी में फिर गांधी जी को दादा अब्दुल्ला भाई ने, जो कि गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, साउथ अफ्रीका में केस लड़ने के लिए भेजा। फिर 1894 ईस्वी में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। 1896 में गांधी जी फिर भारत लौटे और 6 महीने के लिए आए थे, और फिर अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर फिर साउथ अफ्रीका चले गए। 1899 में गांधी जी ने स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम किया। यह काम जो बेओर का युद्ध 1899 से लेकर 1902 के बीच में चल रहा था, उसमें उन्होंने स्वास्थ्यकर्मी का काम किया था और घायलों की मदद की थी। 1901 में गांधी जी कांग्रेस के 17वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हो रहा था, भारत पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो दिनेश वाचा ने किया था। 1902 में गांधी जी फिर साउथ अफ्रीका चले गए, और साउथ अफ्रीका वहां के जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने बुलाया था। 1904 में गांधी जी ने 2 काम किया, एक इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकाला और फिर एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया, पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध उन्होंने किया, और फिर ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रही थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको पैसे सपोर्ट करने के लिए स्थापित किया था। 1913 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सारे काले कानून को समाप्त किया। 1 जनवरी 1915 को गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे, और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस कहा जाता है। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे, और 9 जनवरी को ही फिर प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। 1920 से 22 तक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया और नमक कानून को भी तोड़ा। 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता कहलाया, और 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। अब जितनी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी सारे पीसीएस में क्वेश्चंस आए हैं, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्यागी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था? तो ये रॉलेट एक्ट के या रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, गलत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, गलत। देशद्रोह के आरोप में राजनेताओं को बंदी बनाना, ये सही। तो इसका आंसर क्या हो गया? वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कोलकाता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से नहीं, जालियांवाला बाग त्रासदी से बिल्कुल। कोलकाता से दिल्ली राजधानी के बदले जाने का जो क्रम था क्या था? 1911 में घोषणा हुई थी। 1927 में फिर नए दिल्ली को नया दिल्ली घोषित किया गया था, और 1931 में इसे फिर राजधानी हस्तांतरित कर दिया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 से लेकर 1922 तक में, हालांकि 1919 में स्टार्ट हो गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई। कब हुई? 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया, तो सैयद हसन इमाम ने किया। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो 1920 में तो नहीं हुआ, मई में भी नहीं, जनवरी में भी नहीं, तो फरवरी 1919 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसमें धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, गलत। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, गलत। इसने श्रम संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया, गलत। इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इसका आंसर डी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को आर्थिक समर्थन, गलत। प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, यह भी गलत। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचित प्रक्रिया द्वारा, बिल्कुल यही। खिलाफत आंदोलन, गलत।
हालांकि जो प्रेस की स्वतंत्रता था इस रॉलेट एक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन जो यहाँ पर लक्ष्य कह रहा है, लक्ष्य था, लक्ष्य के आधार पर आंसर इसका सी होगा। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध गलत, सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में बिल्कुल सही। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ पूर्व गलत। साइमन कमीशन तो 1920 में आया था, तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल एक और दो सही है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड इरविन कब से कब तक था? 1926 से लेकर 1931। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1921 से लेकर 1926 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का 1916 से लेकर 1921 तक। लॉर्ड वेवल का 1944 से लेकर 1947 तक। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था तो रॉलेट सत्याग्रह था। अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन भारत में जो पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था जो कि चंपारण तक ही सीमित था, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर यानी पूरे भारत स्तर पर रॉलेट सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। द अनॉर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? आर्म्स एक्ट नहीं, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं, रॉलेट एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी नहीं। ये कब लागू हुआ था? 1878 में प्रेस के विरुद्ध। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था। रॉलेट एक्ट 1919 में बना था। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में हुआ। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो स्वामी श्रद्धानंद नहीं, मदन मोहन मालवीय नहीं, महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 30 मई को। और 3 जून को इन्हें 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी और लौटाई कब? 30 मई 1919 को। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? शंकर नारायण। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? 1916 से लेकर 1921 में। और इस समय भारत का जो सचिव था वो मॉन्टेग्यू था। लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल था वो 2 लॉर्ड मिंटो था, एक लॉर्ड मिंटो प्रथम और एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1807 से लेकर 1813 और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का यानी सेकंड का जो कार्यकाल था वो 1905 से लेकर 1910। डलहौजी का जो कार्यकाल था 1948 से लेकर 1956। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1956 से लेकर 1962 तक। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो जालियांवाला बाग नरसंहार। रॉलेट एक्ट लाने का प्रायोजन था भूमि सुधार नहीं, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना बिल्कुल, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना बिल्कुल नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना बिल्कुल नहीं। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो
11 से लेके 1916 के बीच था। लॉर्ड रीडिंग का 1921 से लेके 1926 था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का 1916 से लेके 1921 था। लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल था, लॉर्ड मिंटो दो हुआ, एक लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, एक लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो फर्स्ट का जो कार्यकाल था वो 1807 से लेके 1813 था, और सेकंड का जो कार्यकाल था 1905 से लेके 1910। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम के नीचे दिए गए कोड ज्ञात कीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार तो कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना 9 अप्रैल को हुआ था। 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो 27 दिसंबर 1919 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? 213। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ब्लैक होल नहीं, रानी दुर्गावती नहीं, 1857 नहीं, जालियांवाला बाग। उधम सिंह ने लंदन में मारा था, किसको मारा था? सर माइकल ओ डायर को मारा था, जबकि गोली जो चलाया था वो जनरल डायर ने चलाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस कमेटी का गठन किया था? तो कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। रॉलेट एक्ट किस कानून का विस्तृत रूप है? तो सुरक्षा अधिनियम 1915 का विस्तृत रूप है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया था? तो भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने दिया था। निम्नलिखित में से हंटर कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर कमीशन को एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 नहीं, इसे रॉलेट एक्ट नाम से जाना जाता है। तो रॉलेट कमेटी नहीं, तहकीकात कमेटी नहीं, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स करके जरूर बताएं।